विद्यार्थी लोग फर्स्ट ईयर बायोलॉजी यानी 11वीं क्लास के लिए हम लोग आज जो है पाचन एवं अवशोषण अध्याय से ऑब्जेक्टिव दूसरा देने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव दूसरा पार्ट दूसरा है, एक पार्ट दे चुके हैं। ध्यान से सुनिए, एक एक करके याद करिए। पहले भी हम बोल चुके हैं कि यह जो पैरामेडिकल के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि पैरामेडिकल में अधिकांश क्वेश्चन फर्स्ट ईयर से और कुछ सेकेंड ईयर से भी रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं, टाइम को ध्यान में रखते हुए सबको हल कर लेना है। पहला क्वेश्चन है, मुख में तालु का अर्थ। तालु तालु मुंह खोलते हैं तो ऊपर वाला भाग तालु है, ऊपर वाला, और आगे का भाग थोड़ा सा सख्त होता है, उसे हम कठोर तालु कहते हैं। अब पीछे का भाग मुलायम होता है तो मुलायम तालु कहते हैं। तो मुंह खोलने के बाद ऊपर के भाग जो है तालु है और उसके अगल बगल का मुलायम भाग अंदर का गाल कहलाता है। समझिए, आगे चलते हैं। लार ग्रंथियों के नाम पूछ रहा है कि लार ग्रंथि का क्या क्या नाम होता है। इसको हम कई नाम से जानेंगे। पैरोटिड है, सबमैंडिबुलर है, सबलिंगुअल है, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और है पैरोटिड नाम की 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मुख में होती है। अब उसमें जो लार निकलता है उसको सलाइवा बोलते हैं और सलाइवा में 99.5% दिया गया है। 99.5% जल होता है और 0.3 खनिज लवण और 0.2% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इस तरीके से इनकी बनावट होती है। इसको हम थूक के नाम से भी जानते हैं। नंबर 3, दांत के अंदर मज्जा गुहा क्या है। दांत के अंदर मज्जा गुहा, दांत जो हमारा है उसके अंदर के भाग में कुछ रक्तवाहिनी, संयोजी उत्तक, रक्तवाहिनी, संयोजी उत्तक और तंत्रिका का जाल होता है और इससे भरे होते हैं अंदर। दांत टूटने के बाद दर्द भी, ब्लीडिंग भी सब होते हैं। तो दांत के अंदर के ऐसे भाग को हम कहते हैं मज्जा गुहा और बाहर डेंटिन का बना होता है, जो पहले पार्ट में दे चुके हैं। फिर इसके बाद चौथा नंबर में जठर ग्रंथियां। जठर की जो ग्रंथि है 40 मिलियन की संख्या में अमाशय के कार्डियक भाग में होती है। अमाशय के कार्डियक भाग में जठर ग्रंथियां 40 मिलियन। इनसे प्रतिदिन एक वयस्क आदमी में 3 लीटर HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन को गलाकर पचाकर चाइल्ड में बदलता है। इसकी कुछ बातें हम फर्स्ट पार्ट में भी दिए थे। और इस तरह से ये है जठर ग्रंथियों की 40 मिलियन संख्या। लीवर के बारे में पूछता है 5वां क्वेश्चन। लीवर का वजन औसतन 1.5 किलोग्राम होता है, 1.5 kg। यह मास्टर ग्लैंड है। इसके आदेश के बिना पाचन से संबंधी कोई क्रियाएं स्थिर रहेगा, इसके आदेश के बिना न के बराबर ही होगा। इसी प्रकार से पित्ताशय है, पित्त की थैली, जो लीवर में ही होती है। लीवर में पित्त की थैली होती है, या इसे पित्ताशय कहते हैं, गॉल ब्लाडर भी कहते हैं। इनसे निकलता है क्षारीय पित्त, जिसमें यहाँ दिया गया है 86% जल होता है, लेकिन कोई एंजाइम इसमें नहीं होता। यह अम्लीयता को नष्ट करके भोजन को क्षारीयता में बदलता है। और इस प्रकार का यह है पित्त। उसी प्रकार से पित्त के बाद जो है अग्न्याशय रस है। अग्न्याशय, पेनक्रियाज। अग्न्याशय रस में पूछता है कि कौन कौन मात्रा किसकी कितनी होती है। तो अग्न्याशय रस में 98% होता है जल। अग्न्याशय रस पेनक्रियाज में 98% जल और आपको 1.5% कार्बनिक लवण और आधा % रासायनिक लवण। और इसमें एंजाइम होते हैं पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज। ये सब एंजाइम होते हैं जो कौन भोजन को पचाते हैं। पार्ट 1 वाला वीडियो इसके पीछे वाला देख लीजिए, बताए हैं कि सबका पाचन कौन एंजाइम करता है। तो इसमें पेप्सिन जो निकलता है प्रोटीन का पाचन करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज वसा का जो दिया गया है पिछले पार्ट्स में दिया गया है। इसके बाद न्यूक्लिएज नाम का जो एंजाइम है, यह न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूक्लिएज नाम का एंजाइम यह तोड़ता है किसको? न्यूक्लिक अम्ल को। अब इसके बाद आइए 8वां में आंत्र ग्रंथियां।
छोटी आंत में रसांकुर होती है, माइक्रोबिलाई, जो पचे हुए भोजन के पोषक को सोख के ब्लड में भेजते हैं। इन ग्रंथियों के बीच बीच में भी एक और ग्रंथि होती है, इसे हम आंत्र ग्रंथियां कहते हैं, जो आंत्र रस निकालता है। इसको हम सल्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। सल्कस एंटेरिकस आंत्र ग्रंथियां माइक्रोबिलाई माने रसांकुर के बीच बीच में भी है। एक और ग्रंथि आंतरीय ग्रंथियां हैं, और उससे निकलने वाले रस को आंतरीय रस यानी सल्कस एंटेरिकस भी कहा जाता है। और ये निकालते हैं रस जो भोजन को पचाने में, या खनिज लवण, विटामिन जिनको पचने की आवश्यकता नहीं है, इनके बड़े कण ही पचाए जाते हैं, छोटे कण को डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता नहीं, इनको ही सोख लेती है, ब्लड में भेज देती है। ये भी काम करती है। लार, सलाइवा, लार में देखिए लिखा है सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन के अलावा म्यूकस और लाइसोजाइम नाम के एंजाइम होते हैं। लार में एंजाइम होते हैं, और लार में ही होता है टाइलिन, जो मंड बने स्टार्च को पचाकर डेक्स्ट्रीन और माल्टोज में बदल देता है। याद रखिए कि लार में होता है टाइलिन, जो मंड अर्थात स्टार्च को पचाकर यहाँ देखिए डेक्स्ट्रोज और माल्टोज में तोड़ देता है। ध्यान रखिए कि स्टार्च मंड का 30% पाचन मुख में ही हो जाता है। 30% प्रश्न में कहीं पूछेगा कि मुख में स्टार्च यानी मंड का पाचन क्या परसेंट टाइलिन कर देता है? 30%। 70% फिर आगे पचेगा जाकर के। इसके अलावा फिर दिया गया है कि गैस्ट्रीन नाम का एक हार्मोन होता है। गैस्ट्रीन जो अमाशय के दीवार से निकलता है, स्टोमेक, गैस्ट्रीन, और यह कब निकलेगा? जब भोजन अमाशय में जाएगा और यह एक्टिवेट होकर निकलेगा, और गैस्ट्रीन जब निकलेगा तो जठर ग्रंथियों को एक्टिवेट कर देगा, सक्रिय। अब तब जठर ग्रंथि यानी 3 लीटर 24 घंटे में HCl निकालते हैं कुल मिलाकर। तो प्रश्न में आएगा कि जठर ग्रंथियों को एक्टिवेट कौन करता है? सक्रिय। तो गैस्ट्रीन। उसी प्रकार से पित्ताशय को पित्त निकालने के लिए सक्रिय कौन बनाता है? कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन नाम का हार्मोन, यह जो है पित्त की थैली को एक्टिवेट करता है। और अग्न्याशय को एक्टिवेट कौन करता है? सेक्रेटिन नाम का हार्मोन। तीनों 3 प्रकार का जीके बनेगा, यानी अग्न्याशय को एक्टिवेट करेगा सेक्रेटिन, पित्ताशय को कोलिसिस्टोकाइनिन, और जठर ग्रंथि को गैस्ट्रीन नाम का हार्मोन इन्हें सक्रिय कर देता है और अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर 12 क्वेश्चन है, खनिज विटामिन का अवशोषण आसानी से आंतरीय, अभी बोले क्या आंतरीय कोशिका कर लेती है, जो आंतरीय ग्रंथि बनाती है, और इनको पाचन की आवश्यकता नहीं होती, खनिज का, लवण का, विटामिन का। हाँ, लेकिन इनके अगर बड़े कण रहें तो उन्हें तोड़ने की आवश्यकता होती है, लेकिन अक्सर ये आंतरीय कोशिका द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। कोलन में, कोलन एक क्षेत्र है, कोलन रेक्टमिनस यानी बड़ी आंत का क्षेत्र है, बताए थे पार्ट 1 में। कोलन में एक जीवाणु होता है ई कोलाई, इस्त्रिसिया कोलाई। ये पैरामेडिकल में भी पूछा था कि ई कोलाई जो जीवाणु है वह कहाँ पाया जाता है? तो कोलन भाग में पाया जाता है। इसके अलावा आंतों में गोल कृमि, फीता कृमि, हुक कृमि, पिन कृमि जैसे कई कृमियां होती है जो आंत में तरह तरह के रोग, अनपच, गैस्ट्रिक, दर्द बनाते हैं। इस सब को ठीक करने के लिए आपको अनेक प्रकार की पाचन संबंधी दवाइयां भी है जो यूज करते हैं। अब इस समय देखिए कुल मिलाकर के आपको क्वेश्चन तो 13 जरूर है, लेकिन सब मिला देंगे तो 20-25 ऑब्जेक्टिव बन जा रहा है। अब 25-30 उसमें बनेगा। कुल मिलाकर के कई ऑब्जेक्टिव हो गए, और इसलिए हम अगली बार में यानी इंटरमीडिएट 11वीं के लिए दूसरे अध्याय यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी का दूसरा अध्याय का ऑब्जेक्टिव 2 पार्ट में फिर प्रदान करेंगे। इसके लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और तभी हमारा वीडियो तुम्हारे पास जा सकेगा या आपके पास जा सकेगा। बड़े छोटे जो हैं वो देख सकेंगे, और पैरामेडिकल यान कंपटीशन के लिए भी उपयोगी है। धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे।